नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जो है पॉलिटिक्स इसमें जोर शोर में चल रहा है। यानी कि आरक्षण को लेकर जो है महाराष्ट्र की जो राजनीति है पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल और दूसरी तरफ उनके विरोध में जो है गुणरत्न सदावर्ते एडवोकेट हैं, वो उनकी वजह से जो है मराठा आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है हटाया गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे आखिर में दोनों जन के पीछे जो है राजनीति क्या हो रही है, कौन उनको सह दे रहा है, कौन उनको सहयोग कर रहा है। नाम काफ़ी आ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से और जानेंगे कि इन दोनों के पीछे किसका किसका बैकअप है, कौन मराठा आरक्षण चाहता है और कौन मराठा आरक्षण नहीं चाहता है। सीधा शब्दों में सर आपका स्वागत है एक बार फिर से। काफी एक हफ्ता आप नहीं थे हमारे साथ। उसके बारे में मैं अपने दर्शकों से खुलासा करना चाहूंगा जी कि दो चीजों में मैं थोड़ा अटक गया था। एक अच्छी थी, एक बुरी थी। बुरी चीज ये थी कि किरीट सोमैया ने मेरे ऊपर जो 100 करोड़ का दावा किया है जी और गुना भी दाखिल किया है, तो मेरे ऊपर एक साथ एक 100 करोड़ का सिविल मुकदमा हाई कोर्ट में और एक क्रिमिनल केस साइबर में अभी उसकी इंक्वायरी चालू थी। तो 3 बार मैं वो इंक्वायरी के लिए सुबह से शाम तक गया था उधर, और मेरा मोबाइल भी उन्होंने जब्त कर लिया। तो मेरा मेन जो ये इंस्ट्रूमेंट था हार्ट, वही चला गया। तो आपको अभी आपका नंबर याद है और मेरे दोस्तों के इनके इसमें है करके मैंने कांटेक्ट किया, मगर मेरे 90% कांटेक्ट भी वो फोन के साथ चले गए और उन्होंने सडनली मुझे बोला कि आपको ये फोन देना है, तो मैं दे दिया उनको। ये हो गई मेरे को कुछ ये नहीं, तो ये उसके वजह से। और फिर क्या है ना, वकील से भी बात करनी पड़ी मेरे को, क्योंकि ऐसा है कि कोर्ट में क्या, क्योंकि 25 कल की जो 25 तारीख हुई उस दिन कोर्ट में ये मामला उठाने वाले थे किरीट सोमैया के वकील। उन्होंने उठाया भी। कोर्ट ने बोला कि इसके बारे में बहुत सारे वीडियो का जिक्र आ रहा है और केस हुई है कि इसके ऊपर वो अंबादास दानवे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसके ऊपर 100 करोड़, मेरे ऊपर 100 करोड़ और कमलेश सुतार लोकशाही का है उसके ऊपर 100 करोड़, तो 300 करोड़ का तो मामला बनता है। और तीनों के ऊपर सिविल और क्रिमिनल केसेस है। अभी लोकशाही वाले के पास तो 10 वकील है बड़े बड़े, और ये तुम्हारा अंबादास दानवे के पास भी 10 बड़े वकील है, मेरे पास एक ही है मगर तगड़ा है। तो ऐसा हुआ कि उनसे सलाह मशविरा करना पड़ा मुझे कि इसके लिए तरह से क्या। मगर 25 तारीख को कुछ हुआ नहीं। उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे वीडियोस का जिक्र आप कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमारे सामने तो एक ही वीडियो है, तो बाकी जो वीडियो है वो कहाँ है। अभी ये बात जो है कि बाकी वीडियो कहाँ है और उसमें क्या है, ये जो कोर्ट ने सवाल पूछा है वो बहुत टेढ़ा सवाल है। और अगले 1 महीने के बाद की या 2 महीने के बाद की तारीख दी है उन्होंने, तो तब तक तो मामला ठंडा रहेगा। तो अभी मैं वो फ्री हो गया। और दूसरी एक अच्छी बात ये थी कि मेरी शादी स्मिता से होने के लिए 50 साल हो गए। क्या बात है, गोल्डन जुबली आपने पूरा किया। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। वहाँ पूना में जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे करीबन 200 सीनियर सिटीजन भी रहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा ये करना था, तो उसमें 2-3 दिन मेरे चले गए। तो ऐसा करके 8 दिन गए। पर अभी मैं नॉर्मल हूँ और आपके साथ हूँ, और अभी इसमें कोई व्यत्यय दिवाली के 2-3 दिन छोड़ के नहीं आएगा। तो सर, अभी आपने जो सवाल पूछा, तो आज की हमारी जो आजकल की हमारी परंपरा है उसके अनुसार आप भी जो बोलते हैं उसमें भी लोगों को दिलचस्पी बहुत रहती है। और मुझे तो लोग सलाह दे रहे हैं कि उनको बोलने दो और आप उनको इग्नाइट करो बोलते हैं। आप उनको बोलने के लिए नहीं सर, आप लोग आपको ये करो, दोनों है जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गुणरत्न सदावर्ते जी के बारे में मनोज जरांगे पाटिल ऐसा बोले कि वो किसी का एजेंट है जी। नाम नहीं लिया उन्होंने जी, मगर बार बार बोलते हैं एजेंट है। आपको क्या लगता है वो किसके एजेंट है? सर नाम नहीं लिया तो इसमें नाम लेने वाली कोई बात भी नहीं है। लेकिन सर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को बोल दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको ताकत मिले। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट लास्ट में कर रहा था, लेकिन अब पहले कर रहा हूँ ताकि वीडियो देखने से पहले लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सर आपका जो सवाल है उसमें जो बातें सामने आई है कि कमेंट में भी लोगों के बहुत सारे चीज़ें सामने आती है, व्हाट्सएप कमेंट करते हैं लोग, तो सीधा सीधा उनका जो कहना है कि भाजपा ने जो है पहले तो उनको उकसाया, मतलब कि मराठा आरक्षण मिल देंगे हम, और परसेंटेज भी जाके जाहिर किया, हाईकोर्ट तक गए। उसके बाद उनका कहना है कि भाजपा ही इस पे पीछे जो है सदावर्ते के पीछे खड़ी है और चाह रही है कि जो है आरक्षण न हो। तो ये सबसे बड़ा पेचीदा सवाल हो गया है कि एक तरफ भाजपा ने आरक्षण दिलाने की पूरी बात करी, हाईकोर्ट तक गए, आरक्षण लागू भी कर दिया, लेकिन गुणवंती सदावर्ते जी जो एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी मिसेज भी सुप्रीम कोर्ट तक गई, और जो है किसी भी हालत में जो है उन्होंने भी, कल उनका वीडियो देखा, उन्होंने चैलेंज किया है कि हम किसी भी हालत में मराठा समाज को आरक्षण देने नहीं देंगे, क्योंकि उसमें जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनको जगह ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, सारी सीटें अगर आरक्षण में चला जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसके लिए वो पूरी तरह से एक स्टैंड लिए हुए भूमिका में है। बोले एक तरफ मनोज जारंगे अगर इस हंगर स्ट्राइक करेंगे तो उनके विपक्ष में जो है हम जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे, ताकि आरक्षण का यह मामला जो है आगे न बढ़े। तो इसमें सीधा इसमें सर राजनीतिक पार्टियां नाम आ रही है, राजनीतिक पूरा मामला गर्म हो गया है, और एक तरफ जो है विपक्ष है, एक तरफ पक्ष है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब विपक्ष क्या है, आप तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सबसे पहले कौन आया, बारामती का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, उसमें मनोज जारंगे को उकसाने का काम कर रही है, ऐसा लोगों का आरोप है, और मीडिया में भी आई है कई बातें। पवार साहब का भी नाम ले रहे हैं सब लोग। नाम लेने से हिचकिचाने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मनोज जारंगे ने भी जी भाजपा नहीं कहा है जी, तो किसका नाम लिया उन्होंने बोला है कि इनके जो गुरु है जी, महाराष्ट्र के गुरु, तो महाराष्ट्र गुरु चाणक्य भी खुद को बोलते हैं, वो एक ही है, फडणवीस साहब। तो ये चीजें सामने, यानी इसका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जारंगे के लिए भी कि यही देवेंद्र फडणवीस हैं जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में जो अध्यादेश किया था मराठा आरक्षण के लिए, वो हाईकोर्ट में सर्वाइव हुआ, जिंदा रखा, बिल्कुल रखा। और उस समय यही लोग बोले थे, मराठा लोग, कि भाई मराठा मुख्यमंत्री कभी नहीं दे पाया हमको आरक्षण, और ये ब्राह्मण ने दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका चला नहीं, क्यों, उसकी सरकार उनकी उस समय नहीं थी। तो उनका कहना है कि जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन करना चाहिए था, जो मैंने किया हाई कोर्ट में और सक्सेस मिला, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सीधा महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगा दिया। हाँ, तो महाविकास आघाड़ी ने फिर मैंने ब्राह्मण होते हुए भी दिया और आपने मराठा होते हुए भी नहीं दिया, ऐसा उनका कहना है। सर, इसमें दूसरा एक सवाल तो फडणवीस का रोल क्लियर हो। फडणवीस ऐसा क्यों करेंगे सर? महाराष्ट्र में 40% मराठा समाज है, 40% मराठा समाज, अगर 40% अगर वोटिंग अगर निकाल दो तो सर काफी मायने रखता है मराठा समाज, अगर जिस तरफ वो जाएंगे। वो फडणवीस क्या दुर्बुद्धि है क्या उनको? वो इतने विद्वान हैं, जी बिल्कुल शाणे हैं और इतने चतुर हैं जी, कि उनको तो पहले मालूम है, उन्होंने जी जान तोड़ के हाईकोर्ट से सर्वाइव किया था। तो उनके ऊपर आरोप करते समय सर ये आरोप लग रहा है, उन्होंने कहीं कहा नहीं है कि मैं पीछे खड़ा हूं, मगर जारंगे लगा रहे हैं। सर जारंगे तो लगाएंगे ना, क्योंकि वो काम नहीं हो रहा है उनका, और वो उनको पवार साहब लगातार मिल रहे हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या ब्राह्मणवाद लाया जा रहा है? बिल्कुल राजनीति सर महाराष्ट्र की इसी स्टैंड पे खड़ी हुई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी देखिए 2 पार्टियां टूट चुकी है, पवार साहब की पार्टी टूट गई है, उद्धव जी की पार्टी टूट गई है, तब इनके पास क्या है सहारा? ये बैसाखी काम कर रहे हैं सर। ये महाराष्ट्र आंदोलन जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बैसाखी काम करेगी सर, और इसको मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि मराठा समाज जो है किसी का शिकार न हो जाए, ये राजनीति शिकार न हो जाए। नहीं, बहुत बड़ा डर है। अगर फडणवीस ने मराठा आरक्षण हाईकोर्ट से क्लियर किया था तो वो मराठों का खिलाफ कैसे रहेगा? वो तो आज भी वही कह रहे हैं ना कि अगर खिलाफत रहती तो हम नाम ही नहीं लेते इनका, इनको संरक्षण नहीं देते, हाईकोर्ट तक नहीं जाते। कोई भी शाना पॉलिटिशियन जो है, और ऐसा भी नहीं हुआ 40% लोगों को 36%, ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने हाईकोर्ट तक आरक्षण का मुद्दा ले जाके और उनको वन साइड जीत मिली है। उनकी सरकार भी नहीं बनी 2019 में, तो क्या सरकार नहीं बनी उसका द्वेष है उनके पास कि मराठा समाज ने हमको वोट नहीं कम दिया करके जान दो उसको? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, अभी अगला जीतना है ना जी, 2024 से सर सामने खड़ी है, तब वो मराठा लोगों को क्यों नाराज करेंगे? बिल्कुल
बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता सर है ये कि मगर ये सदावर्ते हवा को बनाया है, आप सर। जानते हैं क्या? गुणरत्न मिला तो सदावर्ते और मनोज जरांगे जी। एक नहीं ना सर, शुरू से जब या से एकाच नाण्याचे दोन पैलू आहेत. सर शुरू से दोनों एक वो दूसरे भी के किसी को सुनता नहीं है, अब ये भी ये किसी की सुनता नहीं है. इसका बॉस कौन है? मनोज जरांगे का बॉस नहीं है कोई उसका. नहीं है। सर शरद पवार का नाम लोग लेते हैं मगर ये किसी की सुनने वाला नहीं है बिल्कुल। और ये भी नहीं सुनने वाला. हम्म। तो इसका जो आंदोलन रहता है वो भी ऐसा ही है. जी मनोज जरांगे का आंदोलन जैसा है कि वो उसका मूड, बिल्कुल। इसका मूड, इसमें कोई उसको कोई बोलने के लिए नहीं जा सकता. वो जब जो चाहे जब करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है. अगर रोकना संभव होता तो बहुत सारे आंदोलन उसने भाजपा को भी डैमेज करने वाले किए. गोपीचंद पडळकर, उसको कौन रोक सकता है? वो मन में जो आएगा बोलेगा ही. जी बिल्कुल। तो ऐसे महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं, सुषमा अंधारे, कौन रोक सकता है उसको? संजय राउत, कौन रोक सकता है? ये उसी कैटेगरी में है. ये खाली वो प्रवक्ता है, ये नेता है. तो मुझे नहीं लगता कल कि सदावर्ते जी गुणरत्न की के- गाड़ी तोड़ी गई, उस पर नीतीश राणे ने सीधा सीधा आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि ये उद्धव का गेम है। उद्धव का गेम है कि उन्होंने गाड़ी तोड़वाया और मैटर को डाइवर्ट करने की कोशिश की। क्या है? वो मराठा क्रांति मोर्चा जिन लोगों ने तोड़ा है, जी। वो जो मेन एक्यूज है, उसका तो इतिहास है. उसने सर ये छोड़ो, उसने खुद की गाड़ी किसकी जला गाड़ी तोड़ी? खुद की गाड़ी भी जला दी थी. सर पैसे भी लुटा दिए। हाँ, एक- वो ये लेके सब हाँ घूम रहा था. तो वो है, उसका अनोखा आंदोलन। चकल्लस आदमी है. जी, जी। सर और गाड़ी टूटने का मैं बोलूँ क्या, जी। मेरी अब तक काउंट है मेरे पास और फोटो भी है, 10 बार गाड़ी टूटी है जी। मेरी जिंदगी में पत्रकारिता की. अभी वापस कब टूटेगी पता है, वो तो नहीं, अभी हम जो बोल रहे हैं वो कभी भी टूटेगी. और लोगों को फोड़ने के लिए एक गाड़ी मैंने रास्ते पे रखी है. परसों ही मुझे बोला कि आपने रास्ते पे क्यों गाड़ी रखा है? मैं बोला किसी के मन में अभी चलो अनिल दत्ते की गाड़ी फोड़ते हैं जरा, तो Easily मेरे मिल को भी जाएगा। पब्लिसिटी मिलेगी उससे. मेरा ताकि इजीली उसको मिल जाए। चैनल जो है वो 2 लाख जा रहा होगा तो 10 लाख जाएगा. तो उनको फोड़ने के लिए मैंने रखी है. क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ, मैं तो खुद बोलूंगा नहीं. हमारा एक मित्र है अभिजीत राणे करके, जी। वो खुद ही बोलता है गाड़ियां और पुलिस कंप्लेंट कर रहा है और पुलिस संरक्षण भी तो लेता मतलब है. गाड़ी तोड़ना मतलब एक तरह से एक पब्लिसिटी है. बड़ा और publicity एक गाड़ी तोड़ना इंश्योरेंस रहता है. जी जी। मेरा तो पहला गाड़ी जब तोड़ा तब वो दत्ताजी साळवी करके थे, उनके भाई ने तोड़ा. तो जैसे ही भुजबल साहब को खबर लगी कि अनिल दत्ते की गाड़ी तोड़ी है, और वो भी उनके ऊपर मैंने आर्टिकल अच्छा लिखा करके तोड़ी है, जी। तो दूसरे दिन मेरे दरवाजे में नई गाड़ी खड़ी थी, क्या बात। मारुति, सेम टू सेम मारुति. और उन्होंने फोन किया मुझे, बोले तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है मैंने, तुम्हारी गाड़ी मेरे शिवसेना के दत्ताजी साळवी ने तोड़ी है ना, तो ये ले. तो क्या चाहता है कि अभी गाड़ी टूटे दूसरा गाड़ी आ जावे? नहीं, मेरे को अभी कुबेर मेरे पीछे है. कुबेर, मेरी सब गाड़ियां अभी कुबेर की गाड़ी है. जी, जी। इसलिए टूटे फूटे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. और मगर सर, सवाल जो बड़ा गाड़ी टूटना कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है. गाड़ी टूटने से एक हंगामा करने को चांस अच्छा मिलता है. और इसके पास करोड़ों रुपए है, गुणरत्न सदावर्ते के पास. बिल्कुल। अभी उसका 5 करोड़ या 10 करोड़ का कलेक्शन हुआ है. वो उसमें सर लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मगर मनोज गुणरत्न जरांगे किसी और का नहीं गुणरत्न है. ने दोनों को बैकअप कौन दे रहा है? क्या राजनीतिक बैकअप है दोनों को? सर ये क्या है ना, वो अपने अपने फील्ड के हरफन मौला है. जी वो उनके मन में आया, वो काम पे लग गए. मैं बोलूं, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से मनोज जरांगे को पब्लिसिटी मिल रहा है कुपोषण के कारण, जी। अभी बारी है गुणरत्न सदावर्ते की. और वो भी इतना ये है, तेज है कि वो बोलेगा वो जान दे रहा है तो मैं भी देता हूँ. वो भी एकदम तैयार है. जी। इसने तो बोला ही है कि मेरी शोभा यात्रा या अंत यात्रा. वो भी बोलेगा कल. आपने अभी बोलते बोलते बोला भी कि मैं भी उपोषण कर सकता हूँ. हाँ सर वो भी आमरण उपोषण के लिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर 2-4 दिन में बैठ गया. बढ़िया है। और फिर आमरण उपोषण वर्ष वो पहले कौन मरता है इसकी स्पर्धा भी लगाएंगे दोनों. इसका भी कोई भरोसा नहीं तो है. क्या सर, क्या है मराठा आरक्षण का जो तमाशा है चलता रहेगा ये? सर तमाशा नहीं है, जरूरत है. तमाशा मत बोलो उसको. मराठा आरक्षण नहीं, तमाशा ये नहीं सर, जब हल किसी चीज का हल नहीं हो रहा है, खाली रास्ते पर लोग उतर रहे हैं. फिर भी तमाशा नहीं है. वो एक जेन्युइन मांगनी है, उसके लिए आंदोलन चल रहा है. उसको तमाशा बोल के उसका अपमान नहीं करेंगे हम लोग. मगर एक बात ये है सर कि मोदी साहब महाराष्ट्र में आए, एक अक्षर नहीं बोले. क्यों नहीं बोले? लोग बोल रहे थे, चैनल वाले तो हरामी उद्धव जी ने कहा कि उद्धव जी ने तो कहा कि उनको मोदी जी को जरांगे को मिलना चाहिए था. हाँ, वो तो उद्धव को बोलने के लिए कुछ नहीं जाता है. तो मोदी साहब क्यों नहीं बोले? तो इसका रहस्य ये है कि हमारे लिए सिर्फ मराठा आरक्षण है.
उनको लिए देश में ऐसी 16 या 17 अभी सुना मैंने जी जातियां हैं कि जिनका आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। स्टे पे है। सर पाटीदार समाज ने इतना बड़ा आंदोलन किया करीबन गुज्जर 6 समाज, महीने। गुज्जर समाज, पाटीदार समाज और उधर तुम्हारे हरियाणा में जाट समाज, उनको सबको सरकार ने डर के मारे उनको आरक्षण भी दिया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में कहाँ टिका? गए ना सब। पाटीदार का कैंसल, गुज्जर का कैंसल, जाट का कैंसल। सर इतना ही नहीं, 17 साल पहले एक ऐसा जज था कि जो आरक्षण के प्रति और दलितों के प्रति सहवेदना रखता था। तो उसने क्या किया कि तमिलनाडु का मामला जब उसके सामने आया तो उसने स्टे देने से इनकार किया और उनका आरक्षण चालू रखने दिया, जैसे फडणवीस का हुआ था कुछ महीने के लिए हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में उसने बोला कि चालू रहने दो और उन्होंने 78% करके रखा, फिर भी चालू रखा उन्होंने, सिर्फ 22% ओपन के लिए। हाँ, मगर वो उसी जाति का था करके उसने दिया, मगर कोई ऐसा जात का नाम लेके नहीं बोल सकता। हाँ, वो अपमान होता है। और वो सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? अभी रिटायर होके शायद जिंदा है कि नहीं वो भी मालूम नहीं, और उसकी करतूत रहेगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, उसमें लिखा है कि ये 17 साल पहले का भी कैंसिल करो, क्योंकि वो गलत है। बाकी लोगों को आप 50% के आगे नहीं जाने दे रहे और या 68 या 78 ऐसा कुछ टक्का लेके बैठा है, ये कैसे है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सही है और दाखिल कर लिए। अभी उसकी सुनावनी होगी तो वो भी कैंसिल हो जाएगा तमिलनाडु का। मगर पिछले 17 साल में लाखों लोग हो भी गए। होना भी चाहिए सर, अगर देना है सबको दो, नहीं तो किसी स्टेट को 50%, किसी स्टेट को 78%, किसी को 90%, ये नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर होना चाहिए, सभी को 50% करो, या तो सब पूरा ही रद्द कर दो या तो सबको दो। सर तो मोदी साहब बोले क्यों नहीं? उनको मालूम है कि मैं मराठा के बारे में कुछ बोलता हूँ, बाकी लोग खड़े हो तो जाएंगे। 16 जातियां और है, उसमें जाट है, गुज्जर है, पाटीदार है, ऐसे बलशाली है, लिंगायत है। तो महाराष्ट्र में 6 जाति है जो लाइन में खड़ी है, धनगर है। फिर उनमें भी अभी चल रहा है कि इनको धनगर को इसमें आदिवासी कोटे में मत लो, ये बोलते हैं ओबीसी में मत लो। तो सर ये मामला जो है वो अभी मेरे को चिंता है और हमको भी चिंता होनी चाहिए कि मनोज जरांगे की जान बचे। अभी मेरे को ये लगता है कि सरकार एक हद तक होने के बाद जनरली जाके वो मेधा पाटकर भी करती है उपोषण, उसके तो अन्ना तक के तो मेरे ख्याल से 100 अमन उपोषण हो गए। और वो क्या करते हैं कि एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ पे लोग सरकार ये करके उनको जबरदस्ती देते और बचा लेते हैं। अभी मनोज जरांगे अगर नहीं मानेगा तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनको बोलना चाहिए कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी जान बहुत कीमती है, तुम ऐसे ये मत करो। तो हो सकता है वो मतलब जान बच सकती है उनकी। मगर अगर उन्होंने नहीं लिया कुछ तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। फिर जो होगा वो सर कोई रोक नहीं सकेगा उसको। सैलाब नहीं, पूरा प्रदेश देखेगा, फिर पूरा मणिपुर हो जाएगा, जात जात से लड़ने लगेंगे। रास्ते पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको पूरे महाराष्ट्र में अगर 10,000 बसें हैं और मनोज जरांगे को कुछ हो गया तो 10,000 के 10,000 बसें सरकारी और 20-25 हज़ार प्राइवेट और 1 लाख से ज़्यादा ये। सर बम्बई में एक बार देखा था हमने, मगर उसके बारे में चर्चा नहीं हुई क्योंकि एक विशिष्ट बैकग्राउंड थी उसको, सरकार की वो बम लग गई, उसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मगर मनोज जरांगे की जान का खतरा दिख रहा है मुझे। क्या सर, कहाँ तक जाएगा? सर नहीं होगा ना ये, कितनी बार मैं बोला हूँ आपको ना, उनको ओबीसी में डाल सकते हैं ना उनका कुंभी करके वर्गीकरण। इसमें सरकार क्या करेगी आखिर? मनोज जरांगे पोषण का मतलब क्या हो, मतलब कि जब होगा ही नहीं तो क्यों बैठ रहे हैं पोषण पे? कुछ और कोई रास्ता अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा बेंच में जाना चाहिए। सर ऐसा है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो समर्पित रहते हैं। आपको मालूम है कि आंध्र में राज्य निर्मिति के समय रामण्णा या ऐसा कोई उसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, अन्ना था इतना याद है, उसने आंध्र राज्य के लिए उपोषण करते हुए जान छोड़ी आंध्र की स्थापना के लिए। और महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र की स्थापना जो हुई है उसके लिए 105 लोगों ने तो बलि दिया है, गोलीबार में मरे हैं। वो तो पुलिस ने मारा है उनको। 105 हुतात्मे है ना, हुतात्मा स्मारक है ना फाउंटेन में। तो अगर महाराष्ट्र की निर्मिति के लिए 105 लोग जान दे सकते हैं
मराठा आरक्षण के लिए भी 105 लोग जान दे सकते 2-3 लोग गए ना अभी सर। तो 5 हो गए सर, 5-6 हो गए। कितना गलत है सर, नहीं होना चाहिए। नहीं मगर सर भावना का ये रहता है, कौन किसके लिए कैसी जान देगा या लेगा, दोनों का भरोसा नहीं होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में आरक्षण का अंत क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन है वो फेंक देंगे, वो नहीं मान्य होगा। सरकार के पास केंद्र सरकार को घटना दुरुस्ती करके आखिर में इसका विकल्प क्या बढ़ाने है, का इसका विकल्प क्या है सर? घटना दुरुस्ती करके उसका मर्यादा जो है वो बढ़ाना, मगर वो जैसे ही मर्यादा बढ़ेगी, जैसे ही मर्यादा बढ़ेगी सर 100 और जाति निकलेंगी जो हमको चाहिए बोलेंगी, फिर जो बढ़ाया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब कुल मिला जुला के इसका कुछ हल नहीं हल नहीं है, हल नहीं। लेकिन राजनीति चलेगी जम के। वो तो सब जगह चल रही है, सब राज्यों में चल रही है, तो यहाँ क्या अलग कुछ नहीं हो रहा है। पर विपक्ष में मनोज बैठने वाले- जरांगे की जान बचनी चाहिए, और वो बचाने का जिम्मा मैं सरकार के ऊपर नहीं, उनकी सहयोगी जो है उनके बिल्कुल। इर्द गिर्द बैठे हैं उनके ऊपर सौंपता हूँ कि आप उनको समझाइए और उनकी जान बचाइए। और उनकी जान को अगर कुछ हो गया तो महाराष्ट्र का मणिपुर नहीं होगा और कुछ होगा। क्या लगता है सर, एक लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ, अगर ये आंदोलन चलता रहा, चिटपुट भले ही चिटपुट चलते रहे, तो क्या लगता है 2024 जो इलेक्शन है इस पर कितना असर डालेगा? तो पहली चीज़ तो ये गाँवबंदी अभी हुई है जी, अभी आज ही मुझे किसी ने बताया कि अगले हफ्ते से तालुका बंदी है, उसके अगले हफ्ते से जिला बंदी है और बाद में राज्य बंदी है। मतलब कोई मंत्री नेता किसी पार्टी आज से ही फिर आप चालू हो गया सर? हाँ नहीं वो तो चालू है क्योंकि गाँव बंदी है। जी, मगर सर कैसे है ना कि अभी अजीत पवार है, कल उन्होंने क्या किया, जाने दो काय के लिए झंझट करने का करके जहाँ वहाँ रोका, वहाँ से वो वापिस गए। जी, सर जब उनका स्वागत होता है तो 2-2, 3-3 लाख लोग जमा होते हैं उनके लिए। वो 3 लाख लोग देख रहे हैं जो समर्थन में उनके आए थे, उनको खाली दादा का इतना नज़र काफ़ी है कि भाई मैं आ रहा हूँ आपके गांव में। वो जो 3 लाख उस दिन थे वो सब आ जाओ स्वागत के लिए। 3 लाख लोग के रास्ते पर उनके स्वागत के लिए आ गए, तो रोकने वाले जो है वो और वो उनमें झड़पें हो जाएगी, झड़पें हो जाएगी। हो जाएगी। और हर एक नेता जो होता है उसके कम से कम 1 लाख लोग तो रहते हैं। अभी क्या है कि मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा ने सब मंत्रियों को, नेताओं को बोला है कि अभी ऑलरेडी मनोज जरांगे ने एक टाइम बॉम्ब लगा के रखा है, अब आप उसके ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक मत करो, एटम बम मत रखो, आप शांत रहो, मत जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है आपको, मेरा 2 दिन बाल बच्चों को दे दो, बीबी भी खुश हो जाएगी। बट 2 दिन में हो जाएगा सर 20 दिन तो मिनिमम नहीं होगा, कुछ चलेगा। देखो मेरे अंदाज से अन्ना हजारे पानी और इलेक्ट्रॉल पी के 20, 25, 30 दिन निकालते थे। मनोज जरांगे अगर बहुत सीरियसली इसके ऊपर अड़ा रहा तो 1 हफ्ता, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ताकत रहेगी। बाद में उनको उनके सहकारियों को मना के देना पड़ेगा खाना पीना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, उनकी जान को खतरा ही है फिर, और हम नहीं चाहते उनकी जान को खतरा हो। और तब तक ये सदावर्ती अगर सामने बैठ गया तो सर एक महाराष्ट्र में अलग कंपटीशन होने वाले है, क्योंकि अभी उन्होंने बोला है कि अभी साखड़ी उपोषण ये हफ्ते करो जी, अगले हफ्ते से कम एक गांव में एक तो आमरण उपोषण होना चाहिए। अभी वो आमरण उपोषण करने वाला हर एक गांव में, तालुके में, जिले में बैठ गया तो सर क्या हालत होगी। आज माथाड़ी कम्बार ने सपोर्ट तो किया है आज। 100 मनोज जरांगे महाराष्ट्र भर में बैठेंगे उपोषण के। किसने किया है? एपीएमसी में किया है उन्होंने। एपीएमसी माथाड़ी कामगार पूरा स्ट्राइक। हाँ वो मराठा समाज के हैं तो करेंगे ना। तो हर जो लोग हैं एक दिन सपोर्ट करते रहेंगे, फिर तो सपोर्ट नुकसान तो महाराष्ट्र का ही सर, नुकसान लोगों का है, सबका ही है। सब ऐसा है, रोजी रोटी जो बंद होती है वो ओबीसी की थोड़ी होती है, दलित की थोड़ी होती है, सबकी होती है, मराठा की भी होती है। मराठा एक बड़ी संख्या में तो उनकी भी होगी। ये सर कैसे है ना कि कभी कभी ना एक छोटी सी चीज से बड़ी चीज होती है, वो 1 लाठी मार। यस, हमेशा याद कर रहे हैं जब ये वो नहीं होता तो आज ये कुछ नहीं होता। सर कल इसके बारे में मैं जब बोल रहा था तो एक विद्वान के साथ बात कर रहा था, बोला अनिल जी आप भूल गए हो अभी राम मंदिर के ऊपर मैंने किसी को छोटा सा इंटरव्यू दिया, बाकी मोदी भी जी की तारीफ की, ये की वो की। वो बोला मोदी जी को श्री राम मंदिर का श्रेय नहीं जाता है जी। मैं बोला क्यों? मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। बोले एक तो चीज़ है, ये कोर्ट में मैटर था, और वो मैटर जो था कोर्ट में वो मंदिर या मस्जिद का था ही नहीं,
वो जमीन किसके मालकी की है इसका था, और उसमें उन्होंने दिया था कि ये रामलल्ला की जमीन है जी, ट्रस्ट की। तो रामलल्ला एक जो ये है भगवान है, उनकी जमीन है, वो उनके नाम से है, तो उन्होंने वो जमीन रामलल्ला को दे दी। और उसी समय उन्होंने सजेस्ट किया कि बाजू में जो मुस्लिम समाज की जमीन है उसके बदले उनको दूसरी दे दो, ताकि इनको रामलल्ला का कुछ बनाना है कल तो तकलीफ नहीं हो। वो बोले मगर ये कोर्ट ने किया, ये अगर कोर्ट उस दिन नहीं करता और वो जज रिटायर होने के बाद दूसरे दिन राज्यसभा का मेंबर भी नहीं बनता, ये भी याद रखो कि दूसरे दिन राज्यसभा का मेंबर भी बन गया वो, मतलब क्या सेटिंग होगा वो भी याद रखो। मगर ठीक है चलो राम मंदिर हो गया। वो बोले राम मंदिर का असली श्रेयकरी मानकरी कौन अगर है तो राजीव गांधी है। ये सालों से 70 साल से चल रहा था जी मुकदमा, ये कभी नहीं आते थे, वो कभी नहीं आते थे, ये कोई नया पॉइंट निकालते थे, वो किसी और पार्टी को लाते थे, 70 साल तक कुछ नहीं हुआ। राजीव गांधी को ऐसा लगा कि मेरे ऊपर मुस्लिम का ठप्पा पड़ रहा है और हिंदू नाराज हो रहे हैं मुझसे, तो हिंदू की नाराजी दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि वो रामलल्ला जो थे ना, वहाँ सिर्फ पुजारी को अलाउड था अंदर जाके पूजा करने को, पब्लिक को ओपन नहीं था। वो मंदिर इसमें बंद था, कड़ी कुलूप में बोलते क्या, वो आप क्या बोलते हो आप लोग कुछ उसको, तो उसमें बंद था। कड़प्पा नहीं दूसरा कुछ क्या बोलते थे उसको, वो जो ये बंद रहता है वो कुंडी में होगा या कुछ होगा, वो एक कपाट में बंद था। हाँ कपाट में बंद था। तो राजीव गांधी ने वो ताला खोल के बोला कि अभी कोई भी जा सकता है और रामलल्ला का दर्शन ले सकता है। बस उसी दिन रामलल्ला का जो इशू है वो फिर से स्ट्रांग हो गया। फिर अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, फिर ये सब यहाँ तक आके पहुंचा। तो राम मंदिर का जो फंक्शन होगा उसमें असल में राजीव गांधी का भी श्रेय है जी। तो इसमें भी थोड़ा सा ये जो है, लेकिन ये मंडल आयोग की वजह से हुआ जी। मंडल आयोग में ओबीसी का ये निकल आया और उसके बाद फिर ये होता ही रहा। और मंडल आयोग क्यों आया? मंडल आयोग विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी सत्ता और गादी बचाने के लिए कुछ मासबे चाहिए था इलेक्शन को सामोरे जाने के लिए करके उसने मंडल आयोग निकाला। बिल्कुल। फिर मंडल आयोग के सामने जब बीजेपी वीक पड़ने तो उन्होंने कमंडल आयोग निकाला मतलब उनकी रथ यात्रा चालू हो गई। सर सब ये चेन ऑफ रिएक्शंस है। अभी मराठा समाज भी फंस गया है इसमें। वो इसमें उनको भी मालूम है कि कोर्ट का मामला है। इसमें सर एक बात है खाली कि शिंदे साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली जी दशहरा के दिन। ये बहुत बड़ा साहस है। बहुत बोले तो मैं उसकी एक तरफ तुलना करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपने उंगली काट के रक्ताभिषेक करके ये लगाया, उससे भी करता हूँ। मगर उसी समय मैं ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसके ऊपर जो निर्णय निर्भर है उसमें ये कैसे बोल सकती कि ऐसा ही करेंगे, होगा ही ऐसा कर, मतलब साहस किया है उन्होंने। मगर वो जान की बाजी लगाएंगे, मतलब प्रयास उनका रहेगा ही ना सर। प्रयास तो जी जान से रहेगा सर। मुझे अभी एक ऐसा नजरिया हो सकता है, जो होगा नहीं मगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार पक्षपाती निर्णय दे रहा है करके कहीं एकनाथ शिंदे की जी को ही उपोषण के लिए बैठने की ये ना आए, नौबत ना आ जाए। मगर एकनाथ शिंदे बहुत ऑनेस्ट है, वो प्रयत्न करेंगे। अभी देखते हैं हाई कोर्ट को कैसे मना लिया फडणवीस साहब ने, वैसे सुप्रीम कोर्ट को अगर मना लेते हैं तो मामला सुलझ सकता है। कुछ ऐसा आत्मविश्वास होगा उनको, तभी उन्होंने शपथ ली है। तो देखते हैं क्या होता है। मगर मनोज जरांगे की इसको तबीयत को संभालना होगा किसी भी हालत में। तो महाराष्ट्र का मणिपुर होने के लिए 1 घंटा काफी है जी। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि मराठा आरक्षण का आखिरी मंत्र क्या होगा, कैसे होगा, क्या आरक्षण मिल पाएगा। हालांकि काफ़ी डिफिकल्ट मामला है, लेकिन पूरा जो मामला है राजनीतिक बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक दूसरे पर लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।